एन है, ठीक है, और एग्जाम्पल लिया है मैंने किसका, आर आर का। अब ये बताओ मुझे यहाँ पे कितनी तरह की एलील है, दोनों एक ही तरह की हैं, तो टाइप तो है नहीं, तो एन की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। एन की वैल्यू जीरो हो गई तो टू की टू पावर जीरो हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, वन। तो यहाँ पे कितने, एक ही गेमीट बनेगा क्योंकि अलील एक भी तरह की नहीं है। वेलकम टू द चैनल साइंस सिंप्लीफाइड, मेरा नाम है डॉक्टर आशीष शर्मा। आज हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ मेंडल के बारे में कि क्या बोला मेंडल साहब ने, क्या क्या लॉज बताया, मतलब जितनी स्टडीज़ करी उनने उस पर उनने अपने लॉज के लॉज दे दिए। मैथमेटिशियन थे, पता नहीं कहाँ से बायो में आ गए और बहुत सारे लॉ भी दे दिए, फादर भी बन गए। चलो अच्छी बात है ये तो। पर उनके लॉज के बारे में पढ़ते हैं, क्या उनने लॉज दिए। दो लॉज, मेनली दो लॉज बोले जाते हैं, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो उनको पढ़ते हैं, चलते हैं स्क्रीन की तरफ, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो ये है लॉज ऑफ मेंडल। देखो लॉज ऑफ मेंडल को हम मेनली प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, या फिर और लॉज ऑफ इनहेरिटेंस भी बोलते हैं, क्योंकि यही लॉज हैं जो इन्हीं लॉ पे डिपेंड करता है। एक इनहेरिटेंस, कैसे एक जीन है या फिर कोई एलील है या कोई कैरेक्टर्स है, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैसे जाएगा, वो इन्हीं लॉज पे डिपेंड करेगा। तो जो सबसे पहला लॉ है वो है लॉ ऑफ डोमिनेंस, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में 3 पॉइंट है जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। क्या, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स, दैट इज क्या, सबसे पहला पॉइंट क्या, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स। फैक्टर्स, तो फैक्टर्स क्या है यहाँ पे, फैक्टर वो चीज़ है, आज की टाइम पे हमें सारी चीज़ें, सारी स्टडीज़ पता हैं, तो आज के टाइम पे हम उसे क्या बोल रहे हैं, जीन बोल रहे हैं, करेक्टर बोल रहे हैं। बट तब जब मेंडल ने ये सब चीज़ें बताई थी तब उन्हें ये नहीं पता था कि क्या चीज़ें हैं, बस उन्हें इतना पता था कि हाँ कुछ तो है जो इधर से एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जा रहा है, तो उन्होंने उसको नाम दिया क्या, फैक्टर। तो करेक्टर्स उन्होंने बताया, जो करेक्टर्स हैं वो एक चीज़ से कंट्रोल होते हैं जिसका नाम क्या है, फैक्टर, जिसका नाम क्या है, फैक्टर्स। ओके, एंड द सेकंड पॉइंट इज फैक्टर अकर इन पेयर। और फिर ये, चलो जब उन्हें ये पता चल गया कि जो करेक्टर है वो फैक्टर से कंट्रोल होते हैं, तो फिर उन्होंने ये बताया कि जो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स अकर इन पेयर, किस में पेयर होते हैं, फैक्टर्स अकर्स इन पेयर, पेयर बनता है इनका, पेयर में होते हैं ये, मतलब अगर एक के साथ एक चीज़ है तो उसके साथ उसकी एक सेम चीज़ होगी, तो जिसको हम मेनली क्या बोल रहे हैं, पेयर बोल रहे हैं। द थर्ड पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, इन अ डिसिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर वन नंबर ऑफ द पेयर डोमिनेट एंड द अदर इज रिसेसिव। मतलब इन्होंने बताया एक तो कि एक या तो सेम तरह के पेयर बन सकता है, अगर वो अलग अलग तरीके का पेयर है तो उसमें से एक क्या होगा, डोमिनेंट होगा, एक क्या होगा, रिसेसिव होगा। जैसे कि हम समझ लें, जैसे अगर हम टॉल हाइट की करेक्टर को लें, तो उसमें अगर किसकी बात करें हम, जैसे अगर हम बात करें किसकी, टी एंड टी की, तो ये तो हो गया क्या बेटा, होमोजाइगस। क्या हो गया, होमोजाइगस। एंड कैपिटल टी एंड स्मॉल टी की बात करें तो ये हो जाएगा क्या, हेट्रोजाइगस। तो कौन सी कंडीशन, हेट्रोजाइगस कंडीशन। हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या, वो भी क्या कि इसमें क्या है, डिसिमिलर पेयर है, डिसिमिलर पेयर है, तो इसमें जब भी ऐसी चीज आएगी कि डिसिमिलर पेयर होगा, क्या होगा, डिसिमिलर पेयर होगा, तब क्या होगा, एक चीज डोमिनेंट होगी, एक चीज क्या होगी, रिसेसिव होगी। ठीक है, आगे इनने फिर इस चीज तीनों पॉइंट का एक मेन चीज, एक कहते हैं कि एक्सट्रैक्ट बताया, क्या कि the law of dominance is used to explain the expression of one of the parental character in a monohybrid cross in the F1 generation and the expression of the both in F2 generation। मतलब क्या हुआ कि लॉ ऑफ डोमिनेंस ये बताता है, ये एक्सप्लेन करता है कि जो भी करेक्टर्स हम ले रहे हैं उसमें से जो भी करेक्टर F1 जनरेशन में आएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो भी करेक्टर हम ले रहे हैं उसमें से जो करेक्टर्स F1 जनरेशन में दिखेगा वो हमेशा हमेशा डोमिनेंट होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्या है कि द करेक्टर शोन इन F1 generation is always dominant।
कैसा करेक्टर होगा, डोमिनेंट। हमेशा बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि जो F1 जनरेशन में जो हमें करेक्टर दिखाई देगा वो क्या होगा, डोमिनेंट होगा। एंड ऐसे ही फिर जब डोमिनेंट पहले F1 जनरेशन आ जाएगी, उसके बाद जो भी जनरेशन आएगी F2, उसमें तुम्हें भाई जो भी करेक्टर उसमें प्रेजेंट होंगे, डोमिनेंट करेक्टर, रिसेसिव, सब दिखते जाएंगे बाय द टाइम। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि F1 जनरेशन में हमेशा जो करेक्टर डोमिनेट करेगा वही दिखाई देगा। तो जैसे अगर हम किसकी बात करें, जैसे हम बात ले लेते हैं हाइट ऑफ पी प्लांट मान लो, एंड उसके करेक्टर को ले लेते हैं क्या, कैपिटल टी, एंड ये क्या है, स्मॉल टी। ओके, तो इसका अगर हम क्रॉस कराते हैं तो क्या बनेगा, क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आ जाएगा क्या, ये आ जाएंगे। मान लो अगर ऐसे कर ले, ऐसे नहीं, इस तरीके से करें हम इसको, क्या कि यहाँ से जो गैमीट बनेगा वो ये बनेगा, यहाँ से जो गैमीट बनेगा वो क्या बनेगा, स्मॉल टी बनेगा। क्या बनेगा, स्मॉल टी बनेगा। तो इसका क्रॉस कराएंगे तो ये आ गई तुम्हारी क्या, F1 जनरेशन। क्या आ गई, F1 जनरेशन। ये क्या हो गए, गैमीट्स, और ये क्या हो गए, पेरेंट्स। ओके, तो F1 जनरेशन ये आ गई तुम्हारी F1 जनरेशन। अगर F1 जनरेशन, जब F1 जनरेशन हमें मिल गई, उसके बाद क्या किया हमने, ये जो एक टर्म पॉइंट पढ़ेंगे यहाँ पे हम, क्या कि इट ऑल्सो एक्सप्लेन द प्रोपोर्शन ऑफ 3:1 ऑब्टेन एट दी F2। मतलब जो F2 जनरेशन होती है, किसी भी मोनो हाइब्रिड करेक्टर लिया, मतलब एक करेक्टर एक टाइम पे ले रहे हैं हम। अगर हमने मोनो हाइब्रिड करेक्टर लिया है, उसकी अगर हमने क्रॉस कराया है, तो जो F2 जनरेशन पे हमें रेशियो मिलेगा, जिसे हम फिनोटाइपिक रेशियो कहते हैं, वो क्या होगा, 3:1 का रेशियो मिलेगा। तो ये भी लॉ ऑफ डोमिनेंस बताता है, कहाँ पे, पर F2 जनरेशन में। कैसे कि हमें जो F1 जनरेशन में हमारा क्या बना था, कैपिटल टी स्मॉल टी, इसकी हमने क्या कराई, सेल्फिंग दैट इज सेल्फ क्रॉस। मतलब F1 जनरेशन जो है उसका खुद से ही क्रॉस कराएंगे, तब हमें क्या मिलेंगे, क्रॉस करने पे कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, ये हो गई हमारी F2 जनरेशन। इसमें क्या मिला, अगर हम जीनोटिपिकली बात करें तो एक ये जीनोटाइप है, दो एक जैसे ये जीनोटाइप है, और एक ये जीनोटाइप है स्मॉल टी का। ठीक है, ये तो हो गया जीनोटाइप की बेसिस पे। बट हम अगर फिनोटाइप की बात करें तो देखो, इसमें भी कौन सा करेक्टर, हाइट का करेक्टर टी, कैपिटल टी डोमिनेंट है इसमें है, तो इसका जो बाहर से दिखेगा कैसा अपीयरेंस दिखेगा, टॉल दिखेगा। इसका भी क्या दिखेगा, बाहर से टॉल दिखेगा। इसका भी क्या दिखेगा, टॉल दिखेगा, क्योंकि दोनों ही इन तीनों पर ही क्या है कि एक कैपिटल टी प्रेजेंट, जिस पे भी एक कैपिटल टी आ जाएगी, दैट इज वो क्या हो जाएगा, डोमिनेंट आ जाएगा। बच्चा लास्ट वाला, इसके इसके पास ही क्या है, डॉर्फ वाली कंडीशन क्यों है इसके पास, क्योंकि इस पे क्या है, स्मॉल टी है। तो अगर हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक रेशियो की बात कर लें तो क्या आ जाता है, 3:1, दैट इज फिनोटाइपिक रेशियो ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस। और जीनोटाइपिक रेशियो की बात कर लें तो क्या आ जाता है, 1:2:1, दैट इज द मोनो हाइब्रिड क्रॉस जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1, बिकॉज एक टाइप के हैं, दो टाइप के हैं, एंड लास्ट एंड एक जो बचा हुआ है वो भी एक टाइप का है। ठीक है, एंड आगे इसके अगले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, दिस लॉ एक्सप्लेन बाय मोनो हाइब्रिड एंड डाइब्रिड क्रॉस, ये हमने देख ही लिया। स्टार्ट विथ प्योर लाइन एंड जीन एक्सप्रेस इन द F1 इज डोमिनेंट। यही वो जो लाइन है मैंने ऊपर लिखी थी, यहाँ पर भी आ रही है ये लाइन, स्टार्ट विद द प्योर लाइन से हमेशा स्टार्ट होगा। और F1 जनरेशन में जो जीन एक्सप्रेस करेगी वो हमेशा आंख बंद करके क्या बोल दो, डोमिनेंट है। F1 जनरेशन में जो भी जीन दिख रही है वो क्या है, डोमिनेंट है। दो बार सुन लो, बार सुन लो इस चीज़ को, कि F1 जनरेशन में जो भी जीन दिखाई देगी, जो भी करेक्टर दिखाई देगा, वो क्या होगा, डोमिनेंट रहेगा। क्या रहेगा, डोमिनेंट रहेगा। ओके, तो ये होता है हमारा पहला लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब चलते हैं दूसरे लॉ की तरफ, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब क्या है कि किसी चीज़ का अलग हो जाना, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट्स। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमीट्स भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो गैमीट्स हैं उनकी हमें प्यूरिटी, मतलब कैसे कैसे गैमीट्स प्रेजेंट हैं ये पता चल जाते हैं। तभी प्योर चीज़ का मतलब क्या है कि जो भी कंटेंट है हमारे पास, हमें उसमें क्या क्या मिला हुआ है ये हमें पता चल गया, तो हमें उसकी प्योरिटी का पता चल जाएगा। तो जो भी गैमीट्स प्रेजेंट हैं, जो भी अलील्स प्रेजेंट है, जो भी कैरेक्टर प्रेजेंट है, उसमें कौन कौन से गैमीट्स प्रेजेंट है वो हमें यहाँ पे पता चल जाएंगे। तो इसे हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। तो एनसीईआरटी की जो लाइन है वो हम पढ़ेंगे क्या, कि दिस लॉ
लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट This law is based on the fact that the alleles do not show any blending and that both the characters are recovered as such in the F2 generation through one of these is not seen at the F1 stage. क्या मतलब हुआ कि दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द अलील डू नॉट शो एनी ब्लेंडिंग, मतलब भाई जो अलील्स होती हैं उनको एक दूसरे से कोई ऐसा लेना देना नहीं है, वो अगर अपने आप को एक्सप्रेस करेंगी तो अलग अलग ही एक्सप्रेस करेंगी, कोई भी करेक्टर्स की ब्लेंडिंग नहीं होगी। भले ही ये हमें F1 जनरेशन में ना दिखे बट एट द टाइम जैसे जैसे जनरेशन बढ़ेगी ये हमें दिख जाएगा कि उसमें कितने करेक्टर प्रेजेंट है। हमें पता है कि F1 जनरेशन में कौन सी जीन एक्सप्रेस करती है जो डोमिनेंट होती है, बट जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती जाती है, जैसे F2 जनरेशन आएगी हमें पता चल जाएगी इसमें और एक और क्या बोलते हैं करेक्टर है जो कि कौन सा रिसेसिव प्रेजेंट है, वो हमें दिख जाएगा F2 जनरेशन में। तो ऐसा ये नहीं होगा कि जो एक जीन है वो कंप्लीटली दूसरे जीन को मास्क कर लेगी, उसके करेक्टर को मास्क कर लेगी, एक जनरेशन पे आते आते हमें वो जीन एक्सप्रेस हो ही जाएगी। तो यहाँ से पता चल जाता है कि जो अलील्स हैं उनकी कभी भी ब्लेंडिंग नहीं होती है। अगला क्या है कि दो द पेरेंट्स कंटेन two alleles during gamete formation, the factors or allele of two pairs segregate from each other such that a gamete receives only one of the two factor। मतलब हमें पता है जितनी भी जो alleles होती हैं दो, क्योंकि ये जो फैक्टर्स हैं या फिर जो जीन है या जो क्रोमोसोम्स हैं वो कैसे पेयर में होते हैं। तो जब भी उसका गैमीट बनेगा तो उसमें से एक जब गैमीट्स बनेगा तो वो कैसे बनेगा, हर एक अलील का इक्वल प्रोपोर्शन उसमें प्रेजेंट होगा। कैसे, अगर हम बात कर लें डायरेक्ट क्या आगे वाले पॉइंट में पता चल जाएगा कि होमोजाइगस पेरेंट्स प्रोड्यूस ऑल गैमीट्स आर ऑफ सिमिलर टाइप। कैसे रहेंगे, सिमिलर टाइप के, मतलब जो होमोजाइगस पेरेंट्स रहेंगे, मैं यहाँ पे यहीं पे लिख देता हूँ क्या, होमोजाइगस पेरेंट्स क्या है, प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ गैमीट्स। सेम टाइप ऑफ गैमीट्स क्यों भाई, पता है जब एक पेयर में प्रेजेंट है बस दोनों चीज़ एक जैसी हैं तो गैमीट तो एक ही बनेगा, अलग तो बन नहीं सकता। क्योंकि क्या कि ऐसा तो नहीं कि अलग कोई जीन प्रेजेंट हो उसमें, नहीं ऐसा प्रेजेंट नहीं है। दैट इज सेम टाइप्स ऑफ अगर एलील प्रेजेंट है तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, सेम टाइप ऑफ गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे। कैसे, ये रहा कैपिटल टी है तो गैमीट क्या बनेगा, सिर्फ कैपिटल टी बनेगा। वो चाहे ये वाला कैपिटल टी हो चाहे ये वाला कैपिटल टी हो, पर बनेगा क्या, कैपिटल टी ही। बट यहाँ पे बात किसकी आ जाती है, अगर हेट्रोजाइगस की बात आ जाती है। हेट्रोजाइगस पेरेंट्स क्या होते हैं, ऐसे पेरेंट जिन पे दो तरह के एलील प्रेजेंट हो। एक अब जो भी हो हम बोलेंगे, जैसे डोमिनेंट बोल दो, रिसेसिव बोल दो, वो बात है ही, बट दो तरह की एलील्स प्रेजेंट होगी जिसमें एक डोमिनेंट होगी एक रिसेसिव होगी। तब अगर गैमीट्स की बात करेंगे तो वहाँ पे कितनी तरह के गैमीट्स बनेंगे, दो तरीके के गैमीट्स बनेंगे। कैसे कि यहाँ पे देखा हमने हेट्रोजाइगस कैपिटल टी स्मॉल टी, एक गैमीट बना कैपिटल टी का, एक गैमीट बना स्मॉल टी का। तो यही बता रहा है यहाँ पे कि दो द पेरेंट्स कंटेन टू अलील ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, द फैक्टर्स और अलील ऑफ ए पेयर सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर सच दैट द गैमीट रिसीव्स ओनली वन ऑफ द टू फैक्टर्स। ओके, तो ये हो गया तुम्हारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये तीनों। इसके बाद हम यहाँ पे ही पढ़ लेते हैं क्या, डायहाइब्रिड क्रॉस भी पढ़ लेते हैं। डायहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है कि जब व्हेन वी टेक टू करेक्टर्स एट द सेम टाइम, जब हम एक ही टाइम पे दो करेक्टर्स को लेते हैं, या तो कैसे हाइट ऑफ द प्लांट ले ली और उसका सीड की शेप ले ली, या फिर कलर ले लिया, कोई भी दो करेक्टर एक टाइम पे लेंगे, अगर उनका हम क्रॉस कराते हैं उसे क्या बोलते हैं, हम डायहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या लिया, सीड शेप और सीड कलर लिया है। तो सीड शेप क्या है, राउंड है, सीड कलर क्या है, येलो है, ये इसका क्या है, डोमिनेंट फॉर्म है, ये इसकी क्या है, रिसेसिव फॉर्म है। तो इसका जब हमने गैमीट्स बनाए तो यहाँ से कौन सा बना, कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ से क्या गैमीट्स बने, कैपिटल आर स्मॉल वाई, इनकी हमने क्रॉस कराई तो हमें बना कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसको हमने बोला क्या, F1 जनरेशन। अब इसका हम क्या कराएंगे, वही सेम सेल्फिक कराएंगे, सेल्फ क्रॉस कराएंगे। तो सेल्फ क्रॉस कराने पर अब देखो इसके क्या है कि अब इसकी जो सेल्फिंग करिए तो सेल्फिंग तब होगी जब हम क्या बनेंगे, इसके गैमीट्स बनाएंगे। तो इसके जो गैमीट्स कैसे बनेंगे, एक बार कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ आएगी, एक बार स्मॉल आर कैपिटल वाई के साथ आएगी, एक बार कैपिटल आर
स्मॉल वाई के साथ आएगी एंड लास्ट जो स्मॉल आ रहा है वो स्मॉल वाई के साथ आएगी। ऐसे करके यहाँ पे भी सेम गैमेट्स बनेंगे। फिर इनका हम क्रॉस कराएंगे क्या, आर आई एस का आर, ये कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई, ऐसे करके ये हमें सारे कितने टोटल 16 प्रोजेनिस मिलेंगी। कितनी 16 प्रोजेनी मिलेंगी टोटल, किसकी F2 जनरेशन की 16 प्रोजेनी मिलेंगी। और यहीं पे फिर हम इस चीज़ को देख लेते हैं क्या, कि अगर हम यहाँ पे फिनोटिपिक रेशियो की बात कर लेते हैं डायहाइब्रिड क्रॉस में, तो क्या होता है 9:3:3:1 क्या होता है 9:3:3:1। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कितने राउंड और येलो कितने आ रहे हैं 9, राउंड और ग्रीन कितने आ रहे हैं 3, रिंकल और येलो कितने आ रहे हैं 3 एंड रिंकल और ग्रीन कितने आ रहे हैं 1। तो रेशियो क्या हो जाता है 9:3:3:1। इनका सम टोटल कितना होना चाहिए 16, क्योंकि ऑफकोर्स हमें 6 प्रोजेनी कितनी मिली है 16, तो इनका सम आना चाहिए 16। ऐसे ही जीनोटिपिक रेशियो की बात करें तो क्या होगा 1:2:1 2:4:1:1। क्या होगा 1:2:1 2:4:1:1। यहाँ पे एक मतलब वही सेम चीज़ जो हम यहाँ जीनोटाइपिक देख रहे हैं, कैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितना 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 कितने हैं 16। तो इनका भी जो सम होगा 16 ही होगा, क्योंकि पता है 16 प्रोजेनीज बनी है, तो 16 ही क्या होंगे हमारे पास ये जीनोटाइप्स होंगे। उसमें से 2 एक जैसे हैं, 4 एक जैसे हैं, ये टोटल मिला के हम कितने बना देते हैं 1:1 2:4:2 1:1। तो ये हो जाता है आपका क्या डायहाइब्रिड क्रॉस भी खत्म हो जाता है। अब यहीं से एक चीज़ छोटी सी चीज़ है, बट इस चीज़ को आगे जो भी रेशियोज पढ़ते हैं हम या गैमीट्स बनाने को देते हैं, अब वहाँ पे हम गैमीट्स बनाने को दे दिया जाएगा पेपर में, तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक है क्या, शॉर्ट ट्रिक ऑफ फाइंडिंग दी फिनोटिपिक, शॉर्टकट ऑफ फाइंडिंग फिनोटिपिक रेशियो एंड जीनोटिपिक रेशियो एंड नंबर ऑफ गैमीट्स। दैट हम किसकी बात करें, मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे। तो क्या होता है हमें पता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जो नॉर्मल रेशियो किसके लिए फिनोटिपिक रेशियो होता है 3:1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3:1 की पावर n। क्या लिखेंगे 3:1 की पावर n। क्यों, वहाँ पे और जहाँ यहाँ पर अगर हम ये रेशियो लिख रहे हैं 3:1 की पावर n, तो वहाँ पर n वेयर n इज द टाइप ऑफ क्रॉस, n क्या हो जाएगा टाइप ऑफ क्रॉस। अब n टाइप ऑफ क्रॉस है मतलब मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, मोनो का मतलब 1, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। n की वैल्यू 1 रखेंगे तो रेशियो कितना आ जाएगा 3:1 ही आ जाएगा। और दूसरे की बात करें कि 3:1 है और डायहाइब्रिड क्रॉस का आपको फिनोटिपिक रेशियो निकालना है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं ना, जैसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में 3:1 3:1 ऐसे करके लिखने का, मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 9 3 1 3 3 1 3 एंड 3 3 एंड 1 2 1, दैट इज आ जाएगा डायहाइब्रिड क्रॉस का क्या फिनोटिपिक रेशियो आ जाएगा। इसी तरीके से सेम कैसे करना है जीनोटिपिक रेशियो, जनरल फॉर्मूला याद कर लेंगे 1:2:1 की पावर n, और वही जो भी टाइप का क्रॉस होगा, मोनो हाइब्रिड हो या ट्राई हाइब्रिड हो या फिर डाई हाइब्रिड, कोई भी टाइप का क्रॉस हो, बस यहाँ पे तुम्हें वैल्यू रखनी है और उसी हिसाब से आपको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपको जो भी रेशियो हैं, चाहे मोनो हाइब्रिड क्रॉस का हो चाहे डाई हाइब्रिड क्रॉस का हो, किसी का वो सारे, चाहे मोनो हो चाहे डाई हो चाहे ट्राई हो, कोई भी रेशियो हो उसके आपको रेशियोज मिल जाएंगे। अब आगे हम बात कर लेते हैं किसके नंबर ऑफ गैमीट्स की। नंबर ऑफ गैमीट्स का फॉर्मूला होता है 2 to the power n, 2 to the power n, जहाँ पर n क्या वेयर n इज द टाइप ऑफ अलील्स, मतलब कितनी तरह की अलील प्रेजेंट है उसमें, तो कितनी तरह की अलील प्रेजेंट है वही लगाना है। तो अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे समझाऊँ क्या 2 to the power n है, ठीक है, और एग्जांपल लिया है मैंने किसका r का। अब ये बताओ मुझे यहाँ पे कितनी तरह की अलील है, दोनों एक ही तरह की हैं, तो टाइप तो है नहीं, तो n की वैल्यू कितनी होगी 0, n की वैल्यू 0 हो गई तो 2 की पावर 0 हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 1। तो यहाँ पे कितने एक ही गैमीट बनेगा क्योंकि अलील एक भी तरह की नहीं है। अब मैं ले लूँ कैपिटल आर स्मॉल आर, तो यहाँ पर कितनी तरह की अलील हो गई, एक कैपिटल आर हो गई एक स्मॉल आर हो गई, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, n की वैल्यू कितनी आ गई एक टाइप की अलील है ना, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई, n की वैल्यू 1 आ गई तो 2 to the power 1 रखेंगे, कितने आ जाएंगे 2 आ जाएंगे, मतलब कितने गैमीट्स बनेंगे 2 गैमीट्स बनेंगे। कैसे, कैपिटल आर और एक गैमीट और स्मॉल आर एक ये और एक ये 2 गैमीट्स बनेंगे। ऐसे ही मैं आपको दे दूं कि कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी, ये क्वेश्चन इसको मैं दे देता हूँ क्वेश्चन एज अ क्वेश्चन कि कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी एंड स्मॉल सी, इसमें फाइंड द नंबर ऑफ
गैमीट्स। क्या निकालना है इसमें आपको? नंबर ऑफ गैमीट्स निकालने हैं इसी फॉर्मूले से। किससे? 2 to the power n। वहाँ पे क्या n क्या होती है? टाइप ऑफ अलील, कितने टाइप के अलील प्रेजेंट हैं। तो ये होता है हमारे यहाँ पे टॉपिक खत्म। क्या? लॉज ऑफ मेंडल खत्म करता होता है। इसी के हम आगे कंटिन्यू करेंगे आपके अगली वीडियो में। कौन सा टॉपिक? इसके जो मेंडेलियन के, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो अपनी बना रखी है जिसमें नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स मैंने बता रखी है कौन कौन सी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस, ऐसी जो जेनेटिक जो मेंडल के प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करती है। इसके बाद हम जो है बात करेंगे जो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं उसके बारे में बात करेंगे हम अगली अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड सब्सक्राइब दी साइंस सिंप्लीफाइड फॉर मोर सच टाइप ऑफ वीडियोस। कर दो यार।